सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। अपना एक नया टॉपिक आरंभ है, अग्नि। तो मैंने सभी साथियों से निवेदन भी किया था कि जो भी साथी केवल ऑनलाइन सुन रहे हैं या फिर क्लास में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। तो इस क्रम में जो है 2 साथी जुड़े भी हैं नए, तो नए टॉपिक के साथ में जुड़ेंगे तो समझ में आएगा पूरा। तो अभी अग्नि टॉपिक चल रहा है और आज से हमने एक नया भी नाम दिया है। आज हमने जो टॉपिक बना के भेजा है उसमें हमने कुछ सुधार किया है या फिर नाम परिवर्तित किया है, देखेंगे तो अग्नि लेक्चर से हमने कर दिया अग्नि संस्था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अग्नि संस्था पढ़ने वाले हैं जी। कहिएगा ये कैसी संस्था है, ये क्या, इस संस्था का क्या कार्य है ना। बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्ट भी आएगा, है ना। तो इस टॉपिक का नाम हमने दिया है अग्नि संस्था। जैसे कहते हैं ना कि ये कोई संस्था है, इसका ये कार्य है। तो हम लोग आज से मतलब नाम परिवर्तित कर दिए हैं और नाम रखा है अग्नि संस्था। ठीक है, अग्नि के बारे में लगभग हमने पढ़ लिया है। हालांकि धातु अग्नि के बारे में विस्तार से बताया है, जठर अग्नि के बारे में भी बता दिया है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे और भी डीपली पढ़ेंगे अग्नि के बारे में, क्योंकि अग्नि के बारे में मैं सोचता हूँ ना तो मुझे लगता है कि कितना बताऊँ इसके बारे में, अग्नि के बारे में। क्योंकि हम लोग अग्नि चिकित्सक हैं, हम लोग काय चिकित्सक हैं, यानी कि हम लोग अग्नि की ही चिकित्सा करते हैं, इसलिए अग्नि का बड़ा ही महत्व है। तो आज से जो हमने टॉपिक का नाम रखा है अग्नि संस्था पार्ट 8, है ना। 8वां लेक्चर है, 8वां पार्ट है ये आज का। तो इसका नाम हमने अग्नि संस्था रख दिया है ताकि जो है इसका कार्य, जैसे कोई संस्था इस दुनिया में, इस कई सारे संस्था है, एनजीओ जिसको हम कहते हैं, ट्रस्ट कहते हैं, तो उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। ट्रस्ट डीड के नाम से जानते हैं जिसे। तो बहुत सारे कार्य होते हैं। इसी प्रकार से जो अग्नि है ये एक संस्था है और इसके जो है कोई अध्यक्ष है, कोई सचिव है, कोई कोषाध्यक्ष है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पूरा समझ में आएगा, है ना। पूरा समझ में आएगा आपको, तभी जो है अपने शरीर को, इसको कहेंगे अपने शरीर को समझ लिया आपने। तो शरीर को समझ करके, भोजन को पहचान करके, शरीर को समझ करके अपने चिकित्सक स्वयं बनना है। तो यही अभी चल रहा है अपना टॉपिक, है ना। नया टॉपिक आरंभ है। कोई भी साथी अष्टांग हृदय कला से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, पूरा समझ में आएगा आपको ये लेक्चर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अग्नि संस्था। तो थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, तब तक सभी साथी जुड़ जाएंगे। तो हमने बताया था आपको आहार, पाचन क्रम बता रहा हूं मैं कि पाचन क्रम कैसे होता है। ठीक है, तो इस क्रम में मैंने आपको कल बताया था मधुर अवस्था पाक 3 स्टेज है जी। भोजन पाचन का मतलब मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारे स्टेज से गुजरना पड़ता है, लेकिन मुख्यतः जो 3 स्टेज है जिसको हम कहेंगे स्थूल पचन। देखिए 2 प्रकार की पचन होती है, एक होती है स्थूल पचन और फिर होती है सूक्ष्म पचन। तो स्थूल पचन जो है का 3 स्टेज है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। तो इस संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो भारत भूषण जी पूछते रहते हैं, है ना। इनको समझ में जब नहीं आता है या कुछ और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए पूछते हैं, ग्रुप में ही पूछ लेते हैं, क्लास में ज़रूरी नहीं है। क्लास में जितना मैंने बताया ठीक है, फिर आगे जो है ग्रुप में अगर आप जुड़ते हैं तो ग्रुप में पूछते रहते हैं या फिर पर्सनल मैसेज करके पूछते रहते हैं, तो ये लाभ मिलता है क्लास से जुड़ने का। तो सूक्ष्म अवस्था पाक के बारे में तो धात्वाग्नि जो हम कहते हैं, भूताग्नि, ये सब सूक्ष्म अवस्था पाक है। लेकिन इससे पहले जो है क्या होनी चाहिए, तो इससे पहले जो स्थूल अवस्था पाक है, स्थूल पचन इसे कहेंगे, स्थूल पचन। तो स्थूल पचन यानी कि मोटा मोटी पचन इसको कहेंगे। जैसे बड़ा बड़ा पहाड़ है तो पहले छोटा छोटा करेंगे, ऐसा तो नहीं कि पहले सीधा कंक्रीट बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे फिर इसको तोड़ेंगे बड़े बड़े चट्टानों में, बड़े पहाड़ को पहले बड़े बड़े चट्टानों में तोड़ेंगे, फिर इससे छोटा बनाया जाएगा, फिर इससे छोटा बनाएंगे, लास्ट में कंक्रीट बनेगा। इससे भी छोटा बनाया जाता है। तो ऐसा ही कुछ है। पहले होगा स्थूल पचन। तो स्थूल पचन आप समझ लीजिए कि दांत के, हम सबसे पहले तो दांत से ही चबाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है चरवन कर्म के साथ ही मुख्य में विद्यमान उष्मा एवं बोधक कफ आदि के मिश्रण से कुछ रूपांतरण हो जाता है। तो मुख से ही पाचन कर्म क्रिया शुरू हो जाता है, यानी कि पहला स्टेज सूक्ष्म पचन क्रिया। स्थूल पचन समझिएगा, स्थूल पचन जो है मुख से ही
शुरू हो जाता है और सूक्ष्म पचन तो धातु लेवल पे चलता है। तो मधुर अवस्था पाक के बारे में मैंने बहुत चीज़ बताया है। आज इसके आगे बढ़ते हैं और भी मधुर अवस्था पाक के बारे में जानकारी देंगे। और इसके अलावा जो है आपको कटु अवस्था अम्ल अवस्था पाक पढ़ाएंगे और मधुर लास्ट में जो है कटु अवस्था पाक। तो जो सूक्ष्म पचन स्थूल पचन की जो 3 अवस्था है, 3 स्टेज है, आज के टॉपिक बनाया है मैंने। ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाता है। तो आज ग्रुप में जो भी प्रश्न आया था ये सभी का उत्तर है। हालांकि मैंने उत्तर दे दिया था लेकिन और भी विस्तार से उत्तर आज के टॉपिक में था। जो बातें पिछले क्लास में नहीं बताया था आज के टॉपिक में सभी है। तो मधुर अवस्था पाक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। यहाँ तक हमने जान लिया था कि जो ऊर्ध्व आमाशय है यानी कि आमाशय के ऊपरी भाग कफ की उत्पत्ति एवं संचय का प्रमुख स्थान होने से कफ प्रकोप यही होता है। तो इसलिए श्वास काश आदि रोग में, अग्निमांद के रोग में हम प्राण काल में प्राणवायु की सबसे अच्छी औषधि सप्तग्नि देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने बता दिया था। और अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि मधुर अवस्था पाक जो होता है ना, तो कई सोचते होंगे कि मधुर अवस्था पाक होता है तो और भी चीज़ें यहाँ पे क्या क्या घटती है ना, हमें क्या समझनी चाहिए यहाँ पर। जैसे मधुर अवस्था पाक में होने से क्या सीधा कफ का प्रकोप हो जाता है, ऐसे ही कुछ बातें आज हमने टॉपिक बनाए हैं। तो पहले 2-4 लाइन आप पढ़िए कोई भी साथी कि इस प्रकार मधुर अवस्था पाक होने से क्या होता है। इस प्रकार मधुर अवस्था पाक का अपक्व आहार ही स्वभावता देह की श्लेष्मा का संवर्धन करता है। भुक्त आहार में यदि कफहर रस अर्थात कटु तिक्त कषाय रसों की मात्रा ज्यादा हो तो स्वभावता मधुर अस्थापक में कफ की उत्पत्ति कम होती है। यह अस्थापक मुख से प्रारंभ होकर आमाशय तक संपन्न होती है। आमाशय से ऊर्ध्व आमाशय समझना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। हाँ, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि मधुर अवस्था पाक तो ऊर्ध्व आमाशय, आमाशय के 2 भाग हमने कल बता दिया था, ऊपरी भाग निचली भाग। तो ऊर्ध्व आमाशय यानी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो हमने तत्काल भोजन ग्रहण किया है ये तो ऊपर ही रहेगा, आमाशय के नीचे तो पुराना भोजन अपना रहेगा, है ना। तो ऊर्ध्व आमाशय में मधुर अवस्था पाक होगा, आमाशय के ऊपरी भाग में मधुर अवस्था पाक होगा, यहीं पे कफ की उत्पत्ति होगी, यहीं पे क्लेदक कफ काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस प्रकार मधुर अवस्था पाक का जो मधुर अवस्था पाक होता है, जो स्थूल पचन का जो फर्स्ट स्टेज है मधुर अवस्था पाक, इसका अपक्व आहार भी पचा नहीं है, क्योंकि ये तो आमाशय में ही भोजन है, तो पचेगा कैसे। समझिएगा कि अभी तो भोजन आमाशय में ही है, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, तभी तो पाचन होगा पूर्ण। यहाँ पे तो अभी आमाशय के ऊपर में ही है, नीचे में ही नहीं गया, तो पाचन कैसे होगा, तो अपक्व रहेगा। तो इस प्रकार मधुर अवस्था पाक का अपक्व आहार भी अपक्व है, फिर भी देह की श्लेष्मा का संवर्धन करता है। पहला पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपका भोजन अभी अपक्व ही है लेकिन फिर भी देह की श्लेष्मा का यानी कफ का वर्धन करेगा। भुक्त आहार में यदि खाए गए आहार में कफहर रस है, कफहर रस किसको कहते हैं, जैसे तिक्त है, कटु है, कषाय, विशेष रूप से कटु है, काले मिर्च है, सोठ है, तो इसे कफहर कहा गया। अगर ये है ज्यादा है मात्रा में आपका भोजन में, यदि कटु ज्यादा है तो स्वभावतः मधुर अवस्था पाक में कफ की उत्पत्ति कम होती है। देखिए यहाँ पे आया, तो पहले तो ऐसा समझना है कि मधुर अवस्था पाक यानी कि जो भोजन किया है अभी पूरा नहीं पका है, फिर भी देह की श्लेष्मा का कफ का वर्धन करेगा। तो क्या बीमार करेगा, ये प्रश्न है। आगे इसका उत्तर है, तो देह की श्लेष्मा का वर्धन करेगा, लेकिन यदि कफहर रस है यानी कि कटु रस है तो कफ की उत्पत्ति कम होती है। और यह कहाँ होता है, आमाशय के ऊपरी भाग में होगा। आमाशय में कहने का मतलब आमाशय के ऊपरी भाग में होगा। तो ये मैंने कल बता दिया था कि आमाशय जो है
यानी कि अमाशय ऊर्ध्व अमाशय है, उत्पत्ति का संचय का प्रमुख स्थान होने से कफ का यहाँ पे प्रकोप होता है। तो बहुत सारी बीमारियाँ यहीं से शुरू होती है, अमाशय से, खास करके श्वासकाश। ठीक है, तो ये लाइन और पढ़ दीजिए कि आहार सेवन के बाद जो है, हालांकि इसे हम समझा देते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज यहाँ से पढ़ेंगे। तो क्या है कि आहार सेवन के बाद पहले मधुर अवस्था पाक होता है। इस अवस्था पाक में जो है, मधुर अवस्था पाक में जो है आहार मधुरत यानी कि मधुर प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि खाया पिया मधुर हो गया। देखिए अवस्था पाक है, बी पाक नहीं है, समझिएगा। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, स्थूल पचन का 3 स्टेज बता रहे हैं, आगे सूक्ष्म पचन होगा तब विपाक कहलाएगा, है ना। विपाक भी आपने सुना होगा, विपाक क्या होता है। विपाक, विपाक के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा विपाक के बारे में ही। ठीक है, अभी हम अवस्था पाक बता रहे हैं। ये स्थूल पचन का 3 स्टेज अवस्था पाक है, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। तो इस प्रकार से क्या है, हमने देखा कि मधुर अवस्था पाक आपके अमाशय में संपन्न हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो है अम्ल अवस्था पाक आपके लघुआंत्र में संपन्न हुआ, है ना, और कटु अवस्था पाक आपके पक्वाशय में संपन्न हुआ। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो भी रसों के बारे में आज आया था कि जो रस है ये पोषक रस है, भोजन में से जो पोषक रस बनता है कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, तो जीभ से, बिल्कुल जीभ से आरंभ हो जाता है, क्योंकि पाचन क्रिया वहीं से शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसे औषधियाँ हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिसका जो है जीभ पे रखते ही, है ना, उसका मतलब क्या है कि रस का अवशोषण होता है। फिर अमाशय में भी होता है, छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत के जो इलियम है इसमें सबसे ज़्यादा होता है, और पक्वाशय में भी होता है। जो बच्चा खुचा है जो भी है लास्ट में है वो सब वहाँ पे होगा। और इसके बाद समान वायु की प्रेरणा से, देखिएगा यहाँ पे है कि रस जो है लघवांत्र से रस व स्रोतस के द्वारा समान वायु की प्रेरणा से, प्रेरणा कौन देगा, प्रेरणा कौन है, प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा है समान वायु, क्योंकि इस एरिया में समान वायु का कार्य है ना, वायु आप समझ लीजिए। तो वायु है, तो वायु की प्रेरणा से क्या है कि वह हृदय की ओर जाता है, रस हृदय की ओर जाता है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़िए, एक लाइन पढ़िए फिर समझते हैं। पढ़िए। इस प्रकार प्रथमावस्था में कफ अनुकूल पाक होता है, इससे कफ का वर्धन नहीं होता। कफ वर्धन होने के लिए निष्ठा पाक होना आवश्यक है। देखिए आ गया पॉइंट। ठीक है, देखिए इसी पॉइंट को समझना है, ये बात है जो लिखा गया है, ये सबसे बड़ी बात है, इसको समझना है कि प्रथम जो सूक्ष्म स्थूल पचन हो रहा है इसका प्रथम स्टेज है, प्रथम अवस्था है जो मधुर अवस्था पाक, तो इसमें कफ अनुकूल होता है। पहला लाइन, इस प्रकार प्रथम अवस्था में, इस प्रकार मधुर अवस्था में कफ अनुकूल पाक होता है। किस अनुकूल पाक होता है, तो कफ अनुकूल पाक होता है, अम्ल भी नहीं कटु भी नहीं, तो कफ अनुकूल, पित्त भी नहीं न बात, यहाँ कफ अनुकूल यानी कि मधुर अवस्था पाक में, प्रथम अवस्था पाक में कफ अनुकूल पाक होता है। इससे कफ का वर्धन नहीं होता, कफ नहीं बढ़ता। तो इससे पहले हम लोग तो पढ़ रहे थे कि कफ बढ़ता है, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं कि कफ वर्धन नहीं होता है। होता है, किस प्रकार के होता है आगे पूरा जो है क्लियर है। ठीक है, लेकिन इससे कफ का वर्धन नहीं होता। कफ वर्धन के लिए निष्ठा पाक होना जरूरी है। ये एक और शब्द आ गया है, निष्ठा पाक। सिंपल है, निष्ठा पाक मतलब होता है बी पाक, है ना। तो कई बार आ जाते हैं ना शब्द, नए नए शब्द आ जाता है, निष्ठा पाक, हमने भी पहली बार सुना था। निष्ठा पाक क्या, विपाक को ही निष्ठा पाक कहते हैं। विपाक सोठ क्या है जी, कटु है, पर इसका विपाक क्या है, अंततः परिणाम क्या देता है, तो मधुर देता है। आंवला क्या है, अम्ल है, लेकिन इसका विपाक क्या है, मधुर है। हर्ड
हरड़े क्या है इसका रस, स्वाद क्या है, टेस्ट वाइज कसाय है। लेकिन बी पाक क्या है, निष्ठा पाक क्या है, तो ये मधुर है। तो कितना अच्छा बात है ना, कि कसाय होते हुए मधुर है। तो इसलिए क्या है कि जो हरड़ है, हरड़ के गुणधर्म, हालांकि मैंने कुछ कहा है, पूरा तो नहीं समझा पाया, क्योंकि हरड़ के बारे में गुणगान करना बहुत बड़ी बात है। हरड़ तो क्या है कि बहुत अच्छी औषधि माने जाती है हरड़। तो हरड़ जो है ये कफ को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन ये रसायन कर्म भी करेगा, क्योंकि कसाय होते, पहले तो कसाय है ना, इस कारण से कसाय होने से ये जो है प्रथम अवस्था पाक के दौरान ये कफ को नहीं बढ़ाएगा, लेकिन जब इसका निष्ठा पाक होगा तब कफ को बढ़ाएगा, अच्छा कफ को बढ़ाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छा है हरड़। ठीक है, तो इस प्रकार प्रथम अवस्था में कफ अनुकूल पाक होता है, लेकिन इससे कफ का वर्धन नहीं होता। कफ वर्धन के लिए निष्ठा पाक होना जरूरी है। निष्ठा पाक यानी कि विपाक होना जरूरी है। तो कोई भी औषधि का हमें विपाक देखना जरूरी होता है कि ये औषधि है, इसका विपाक क्या है। रस तो ये है, विपाक क्या है, निष्ठा पाक क्या है। तो कफ प्रकोप के लिए, पित्त प्रकोप के लिए या वात प्रकोप के लिए क्या जरूरी है, विपाक जरूरी है। कि क्या जो औषधि है, जैसे कसाय, जैसे हरड़, आंवला, हरड़ कसाय है, ठीक है, तो क्या यह जो है कसाय होने के बाद जो है यहाँ पे प्रथम अवस्था पाक में तो ये तो नहीं करेगा, कफ नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अंततः जब निष्ठा पाक होगा तब करेगा कफ वर्धक, है ना, यानी कि कफ के गुणों को वृद्धि करेगा, रसायन कर्म करेगा। तो इसलिए बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप शहद को देखिए, तो शहद क्या है, वैसे तो कसाय ही है। शहद क्या है, मधुर और कसाय, वैसे कसाय है, इस कारण से वो कफ नहीं बढ़ाता है शहद। आपको लगता होगा मीठा मीठा बहुत अच्छा, लेकिन वो शहद का जो विपाक है ना वो कटु है। आपको मीठा लगता है, यहाँ पे देखिएगा कि इस प्रकार जो प्रथम अवस्था पाक होगा, शहद का पद लेते हैं, है ना, कोई भी व्यक्ति या रोगी शहद लेगा तो क्या होगा, अवस्था पाक होगा। पहले तो स्थूल अवस्था पाक होगा, स्थूल पचन होगा। तो स्थूल पचन में इसका प्रथम अवस्था पाक होगा, मधुर अवस्था प्राप्त होगा, तो क्या हो, कफ को बढ़ाएगा ही नहीं, है ना। पहले तो ऐसा समझिएगा, हाँ पहले तो बढ़ा सकता है, मतलब क्योंकि मधुर है, थोड़ा सा खाने में मधुर तो है, कसाय है, तो उतना तो नहीं बढ़ाता है कफ। लेकिन हाँ, कफ अनुकूल पाक होगा, लेकिन अंततः इसका विपाक जो है कटु है। तो क्या है, कटु होने से, कटु रस को क्या कहा गया है, कफ हर। अभी ऊपर मैंने बताया था कि ये जो क्या है जी, कटु क्या है जी, तो कफ हर रस अर्थात कटु। कटु क्या है जी, कफ हर रस है, यानी कि कटु रस सेवन से, यानी कि जो शहद है ये क्या है, शहद जो है आपका मधुर है, इसका स्वाद में आपको लगता है मधुर, पर यह कसाय है और इसका विपाक मधुर है। तो इसका निष्ठा पाक मधुर है, इसका निष्ठा जो है मधुर नहीं है, कटु है शहद का। ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं, जैसे मिश्री को भी कहा गया है। मिश्री, विशेष रूप से पुराना मिश्री, मैंने गुणधर्म बताया था। तो क्या है, कफ अनुकूल पाक, मीठा है, पर क्या है कि इसका जो शायद विपाक कह लीजिए या प्रभाव कह लीजिए, ये कफ अनुकूल नहीं होता है। उसका लास्ट में जो है कफ वर्धक नहीं होता है। भागवत ऋषि ने बताया कि ये कफ नहीं बढ़ाता है, ऐसा बताया। तो अब हम देख लेते हैं इस चार्ट से आप समझ सकते हैं, सिंपल है। सूक्ष्म पचन, स्थूल पचन। पहले तो स्थूल पचन समझिएगा। स्थूल पचन यानी कि जब कोई स्थूल यानी कि मोटा मोटी जिसे हम आहार लेते हैं, है ना, रोटी खाते, ये सब स्थूल है। सूक्ष्म यानी कि बारीक। तो स्थूल पचन जब होता है तो इसका 3 स्टेज है और ये मुख से शुरू हो जाता है। पहला मधुर अवस्था पाक, है ना, दूसरा अम्ल अवस्था पाक और तीसरा कटु अवस्था पाक। तो जब मधुर अवस्था पाक होगा, जो मधुर अवस्था पाक होता है यह कफ अनुकूल होता है
और जो अम्ल अवस्था पाक होता है ये पित्त अनुकूल होता है, और जो कटु अवस्था पाक है वो वात अनुकूल होता है। यानी कि मधुर अवस्था पाक में कफ की उत्पत्ति होती है, अम्ल अवस्था पाक में अच्छ पित्त की उत्पत्ति होती है। अच्छ पित्त क्या है इसके बारे में आगे बता रहा हूँ। तो कटु अवस्था पाक में वात की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है। तो हमने बताया है कि प्राण वायु अन्न को कोष्ठ में लाता है, और इसके बाद जो द्रव होता है उपस्थित, यहाँ पे क्लेदक कफ काम करता है। बोधक कफ पहले काम किया मुंह में, फिर क्लेदक कफ काम किया, और आहार में जो घी आदि तेल आदि स्नेह है वो सब आहार को मृदु करेगा, और यहाँ से समान वायु का कार्य आरंभ होता है। प्राण वायु के बाद समान वायु, समझिएगा। समान वायु पाचक अग्नि को संदुक्षित करता है, और पाचक अग्नि को भी, है ना, मतलब क्या है कि जलाता है ना, मतलब क्या है कि इसे बढ़ाता है। और अमाशय में मधुर रस का पचन होकर रसांतरण होता है। जब अमाशय में क्या है, मधुर अवस्था पाक, सभी प्रकार के रस मधुर रस में रूपांतरित होते हैं। कटु, अम्ल, लवण सभी रस। इस प्रकार योग्य काल में सेवन किए हुए आहार का योग्य तरीके से पचन होकर आयुष वर्धन होता है। तो जब योग्य समय में योग्य चीज़ों का, औषध द्रव्यों का, भोजन द्रव्यों का सेवन करेंगे तो आयुष वर्धन होगा। तो वैसे ऐसा है कि विपाक के बारे में आगे की क्लास में मैं बताऊंगा, लेकिन सिंपल अभी मैं बताता हूँ। इस प्रकार रसों का पचन होते समय मधुर रस द्रव्यों का मधुर रस में, और लवण द्रव्य, लवण मधुर तो समझ गया, मीठा चीज़ खाया तो इसका विपाक यानी कि ये मधुर में बदल गया। पहले तो सभी जो है रूपांतरण हो गया है ना मधुर में, लेकिन बाद में जब विपाक होता है तो उसका अलग अलग होता है। जैसे मधुर का तो मधुर होता है, और लवण का लवण नहीं होता, लवण का भी मधुर हो जाता है, लेकिन अम्ल का अम्ल होता है। और तिक्त कटु कषाय का कटु रस में रूपांतरण होता है। ये है निष्ठा पाक। निष्ठा पाक के बारे में बताएंगे आगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज जानते होंगे कि मधुर रस में, मीठे चीज में पृथ्वी महाभूत है, और लवण रस में भी, अम्ल रस में भी पृथ्वी महाभूत है। अम्ल रस में, मधुर रस में पृथ्वी महाभूत है, अम्ल रस में पृथ्वी महाभूत है, कषाय रस में पृथ्वी महाभूत जो है इसमें भी पृथ्वी महाभूत है। तो जो मधुर वाला पृथ्वी महाभूत है और एक कषाय वाला पृथ्वी महाभूत है, दोनों का अलग अलग गुण है। तो ये तो महाभूतों के बारे में जब बताएंगे विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इसका जो दो गुण है, जो दो रस हैं, है ना, यानी कि जो रस का जो दो महाभूत है, जैसे मधुर रस मीठा चीज में क्या है जी, पृथ्वी महाभूत और आप महाभूत, और कषाय में भी पृथ्वी महाभूत है। तो इसके अंतर्गत जो पृथ्वी महाभूत, इनका पचन भिन्न तरीके से थोड़ा होता है। इसके बारे में विस्तार से है टॉपिक। तो ऐसा है कि समान वायु की प्रेरणा से जठर अग्नि शुरू होता है, और पाचक रसों का जो है पाचक रसों का श्रावण होने लगता है, और स्नेह है ना, और उष्मा है। यहाँ पे मतलब क्या है, पूरा पाचन क्रिया शुरू होता है। यहाँ से अमाशय से निकलने वाली, है ना, पकवाशय से निकलने वाली, और ग्रहणी में भी जो सभी एंजाइम्स हैं यानी कि पाचक रस है, सब मिलता है। और यहाँ पे जो है पाचन क्रिया शुरू होता है। पाचन क्रिया तो शुरू ही रहता है, मतलब पाचन क्रिया तेज होता है जब अमाशय से छोटी आंत में जब प्रवेश करता है, ड्यूडेनम में प्रवेश करता है ना। इस प्रकार से क्या है कि पाचन क्रिया शुरू होता है, और इसके बाद पाचन क्रिया आरंभ होता है अम्ल अवस्था पाक में, है ना। अम्ल अवस्था पाक में पाचन क्रिया विशेष रूप से होता है, ठीक है। तो पाचन क्रिया जो है अब शुरू करते हैं अम्ल अवस्था पाक से। यहाँ से पढ़िए प्रथम अवस्था पाक के बाद। प्रथम पाकावस्था के उपरांत अमाशय में द्वितीय अवस्थापाक होता है। इसमें समस्त अन्न अर्धपक्व या विदर्भ होकर अम्ल रूप हो जाता है। इस अवस्था में आहार पाच्यमान अवस्था में रहता है, अर्थात इसका कुछ अंश पक्व एवं कुछ अंश अपक्व होता है। विदर्भ या
पचयमान आहार अम्ल रस प्रधान होने से इसे अम्ल पक्वावस्था कहते हैं। चरक ने द्वितीय अवस्था पाक के संदर्भ में कहा है कि प्रथम अवस्थापाक के पश्चात आहार अमाशय में आगे की ओर बढ़ते हुए और पकावस्था को प्राप्त होकर विदर्भ हो जाता है। इससे उसकी प्रतिक्रिया अम्ल रस से परिवर्तित हो जाती है। इस अम्ल रस के कारण पित्त की वृद्धि हो जाती है। पित्त की वृद्धि कब होती है? अम्ल अवस्था पाक में। पर फिर से वही सिद्धांत लागू करेगा कि जब तक इसका निष्ठा पाक नहीं होगा तब तक पित्त वृद्धि तो होता है, लेकिन प्रकोप नहीं होगा। प्रकोप नहीं होगा। प्रथम अवस्था पाक में यानी कि मधुर अवस्था पाक में, अमाशय में जो होता है, अमाशय के ऊपरी भाग में मधुर अवस्था पाक जब होता है तो कफ की वृद्धि होती है, लेकिन कफ प्रकोप नहीं होगा जब तक क्या कब तक नहीं होगा? जब तक क्या है कि जो खाए गए आहार है उसका निष्ठा पाक मधुर ना हो जाए। निष्ठा पाक यानी कि विपाक मधुर ना हो। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जब क्या है कि यहाँ पे पित्त की वृद्धि होती है, लेकिन पित्त प्रकोप नहीं होगा जब तक क्या है कि इसका विपाक अम्ल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रथम अवस्था पाक के उपरांत अमाशय में द्वितीय अवस्था पाक। देखिए, प्रथम अवस्था पाक के उपरांत अमाशय में द्वितीय अवस्था पाक, समझ रहे हैं? यानी कि अमाशय के ऊपरी भाग में मधुर अवस्था पाक हुआ था, अब अमाशय की निचली भाग में जहाँ पे पहले भोजन पड़ा हुआ है तो वहाँ पे द्वितीय अवस्था पाक यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो द्वितीय अवस्था पाक यानी कि अम्ल अवस्था पाक। मधुर अवस्था पाक अमाशय के ऊपर और अम्ल अवस्था पाक अमाशय के निचले भाग से शुरू होकर के जो ड्यूडेनम है और जेजुनम है, एलियम है, यहाँ पे होता है। विशेष रूप से ड्यूडेनम में होगा। ठीक है, और इसमें समस्त अन्न अर्ध पक्व, अभी तो पका नहीं है, तो विदग्ध होकर के अम्ल हो जाता है। और यह जो है अम्ल होने पर से अम्ल अवस्था पाक कहलाता है, अम्ल प्रधान होने से। और पित्त की वृद्धि होती है, प्रकोप नहीं होता है, क्योंकि अभी विपाक नहीं हुआ है, अभी निष्ठा पाक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया। तो सुश्रुत ऋषि ने भी विदग्ध पित्तम विदग्धा कहकर विदग्ध आहार से पित्त वृद्धि को माना है। और अम्ल अवस्था पाक तब विशेष रूप से संपन्न होता है जब अम्ल रस प्रधान द्रव्यों का सेवन प्रचुर मात्रा में करें, है ना। अम्ल जैसे कोई भी अवस्था पाक तब कब होगा? विशेष रूप से, जैसे मधुर अवस्था पाक, जब मीठा चीज खाएंगे तब विशेष रूप से होगा वृद्धि, और इसका विपाक भी मधुर हो गया तो आपको कफ प्रकोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से बताया गया है। और अम्ल अवस्था पाक कब विशेष रूप से होता है? जब अम्ल रस प्रधान औषधियाँ या भोजन पानी सेवन करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत यदि आपने मधुर कर लिया तो फिर अम्ल अवस्था पाक विशेष रूप से नहीं होगा, अम्ल अल्प मात्रा में होता है ना। इस कारण से जो है यहाँ पे वैसे बताया गया है कि यह जो है अमाशय के अधोभाग से प्रारंभ होकर संपूर्ण क्षुद्रांत या ग्रहणी तक जाकर पूर्ण होता है। क्षुद्रांत, संपूर्ण क्षुद्रांत यानी कि संपूर्ण छोटी आंत। ठीक है, और आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में तो सुना ही होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक है ना, जिसको अम्लीकरण कहते हैं, हाइड्रोसिस ऐसा भी शब्द आया है, अम्लीकरण, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है जी? एक अम्ल है ना। और यह जो है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अम्लता जो है बढ़ता है और अम्ल अवस्था पाक होता है ना। तो यहाँ पे अमाशय से आहार जब नीचे की ओर आता है तब क्या होता है? अम्लता के कारण अच्छ पित्त की उत्पत्ति होती है। पहले भी एक शब्द यहाँ पे देखिए आया था, अच्छ पित्त। देखिए अम्ल अवस्था पाक में क्या है जी? अच्छ पित्त। तो ये अच्छ पित्त क्या है इसे समझिए। अच्छ पित्त मतलब क्या समझें? तो अच्छ पित्त के बारे में देखिए यहाँ पे आया है कि अम्लता के कारण अच्छ पित्त की उत्पत्ति होती है। तो चक्रपाणी ने अच्छ का अर्थ लगाया है कि द्रव रूप जो घन ना हो। अच्छ पित्त मतलब ये है कि घन ना हो,
है ना, घन ना हो, यानी कि द्रव स्वरूप। तो पित्त वैसे भी द्रव, पित्त का गुण ही होता है द्रव वैसे, क्योंकि तेज है, तेज होने के कारण जो है ये जमता नहीं है। लेकिन यही पित्त कई बार जो होता है क्या है कि पित्त के थैली में जम जाता है, तो इसको अच्छ पित्त नहीं कहेंगे, है ना, जम गया वो। तो अच्छ पित्त कैसे होनी चाहिए? अच्छ होनी चाहिए। अच्छ मतलब कि लिक्विड में होनी चाहिए, ठीक है। यह पित्त सभी पित्त में प्रधान होता है, जो अच्छ पित्त है वो सभी पित्तों में पक्वा, यहाँ पे पाचक पित्त की बात किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से तो पूर्ण पक्व आहार का जो आहार पक गया है ड्यूडेनम में, आहार पचन हुआ, इसके बाद जेजुनम में आया और इसके बाद इलियम में आएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। तो सारकीट विभाजन कहाँ से शुरू हो जाता है? सारकीट विभाजन मतलब क्या? यानी कि रसों का अवशोषण होना। तो वैसे मैंने बताया ही है कि कुछ खाद्य पदार्थों का, द्रव्यों का क्या है, जीभ पे रखते ही, जैसे होम्योपैथी दवाई आपका पेट में जाता है कि कुछ जाता है, टैबलेट वगैरह तो होता है होम्योपैथी में, तो वो तो चलिए पेट में गया। लेकिन CM पोटेंसी का होता है या 1M पोटेंसी का होता है या 100 का ही जो रहता है, 200 CH का रहता है, जो भी पोटेंसी 200 का ही रहता है, चाहे 500 का। तो ये सब तो केवल जीभ पे ही लिया जाता है, पेट में तो जाता ही नहीं। उसका कौन सी अवस्था पाक होता है पता ही नहीं चलता है। फिर भी हमारी औषधियाँ, आयुर्वेद की औषधियाँ, जैसे आंवला है ना, जैसे हरड़ है, इससे तो हमें पूरा पता है कि क्या है, इसके इस प्रकार से पाक होगे फिर ये काम करेगा। लेकिन होम्योपैथी की दवाइयाँ क्या है जी, सूक्ष्म, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता है, जीभ पे रखते ही वो क्या है जी, इसका अवशोषण होता है, तभी तो कार्य करता है। नहीं तो क्या ऐसा आपके हाथ पे सटा देने से क्या वो कार्य करेगा? नहीं करेगा। हो सकता है कुछ करे, लेकिन जीभ पे रखा जाता है। तो इसलिए जीभ, कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जीभ पे रखते ही अवशोषण होता है। कुछ अमाशय में होता है, कुछ पकवा छोटी आंत में होता है, कुछ बड़ी आंत में होता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन हम जो भोजन करते हैं, अब तो हम लोग जीवित हैं, होम्योपैथी दवाइयाँ खा के तो जीवित नहीं है हम लोग, तो साधारण जो भोजन है हम लोग का वही खा के जीवित रहते हैं, तो हम उसके ही बात करेंगे। तो जब हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल सब्जी जो भी खाते हैं, तो उसका सारकीट विभाजन शुरू होता है जब, है ना, क्या है कि आपका छोटी आंत से। पूर्ण पक्व आहार का सार एवं कीट विभजन ग्रहणी में होता है, ये बात है। तो बड़ी आंत में क्या होता है? तो बड़ी आंत में भी सारकीट विभाजन होता है, जो बच जाता है। देखिए यहीं पे लाइन लिखा हुआ है कि पूर्ण पक्व आहार का सार एवं कीट विभजन ग्रहणी में होता है। यही सार भाग पाचक पित्त एवं समान वायु की सहायता से अवशोष, समान वायु क्या करता है कि ये रस को अवशोषण करने में मदद करता है, और शेष आसार एवं कीट भाग अग्रिम पाचन हेतु पक्वाशय में पहुंचता है। जो शेष रह जाता है, इकट्ठे तो क्या है कि रसों का अवशोषण तो होगा नहीं, इकट्ठे एक बार में तो होगा नहीं कि हम यहाँ पे पहुँचते पूरा खींच लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे क्या है कि कोल्हू में तेल निकलवाते हैं तो एक बार डालते हैं, 2 बार डालते हैं, 3 बार डालते हैं, ताकि अच्छे से अच्छे इसका निचोड़ हमें मिल जाए, है ना। पूरा जो है हम तेल में से उसका जो पोषक तत्व हम निकालें, मतलब उसमें से क्या, जो सरसों है आपका या फिर मूंगफली आदि जो भी आपका द्रव्य है। तो इसी प्रकार से क्या है कि इतने बड़े आहार नली है ना अपना, तो इस प्रकार से क्या है कि छोटी आंत में भी विशेष रूप से जो भी मुख जो भी वहाँ पे एब्जॉर्ब होना होता है आहार में से, वो एब्जॉर्ब होता है। बाकी शेष आसार एवं कीट भाग अग्रिम पाचन हेतु पक्वाशय में जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि आधुनिक मतानुसार अम्लावस्था पाक में अमाशय में उत्पन्न जो गैस्ट्रिक जूस है, अमाशय में भी गैस्ट्रिक जूस है, और आंतों में इंटेस्टाइनल जूस है, और अग्नाशय में पैनक्रेटिक जूस है। ये सभी जूस ही तो पचाता है भोजन को। अगर ये सभी जूस नहीं रहेंगे तो पाचन नहीं होगा। जैसे किसी का गॉल ब्लैडर निकल गया तो ऐसा नहीं है कि पित्त नहीं बनेगा, पित्त बन रहा है, पित्त बनाने वाला तो लीवर है, वहाँ पे तो केवल इकट्ठा है, लेकिन हाँ समस्या आ जाता है, फिर भी पाचन में क्रिया में समस्या आ जाता है। तो ऐसा है कि लगभग यहाँ पे 90% जो है ग्रहणी में
पाचन होता है। पाचन मतलब रसों का अवशोषण होता है 90% हिस्सा, बाकी जो 10% बच गया जीभ से लेकर के छोटी आंत तक, इलियम तक, इलियम जो छोटी आंत का अंतिम पॉइंट है, अंतिम भाग है इलियम, वहाँ पे जो है क्या है कि भोजन का पाचन लगभग 90% हो जाता है। 10% जो पाचन है बड़ी आंत में होगी, बड़ी आंत में होगी। ठीक है, तो इसके पश्चात कटु अवस्था पाक पक्वाशय में संपन्न होती है। इसलिए अम्ल अवस्था पाक की संपूर्ण क्रिया को अमाशय के अधोभाग, अम्ल अवस्था पाक कहाँ होता है तो ग्रहणी में, यानी कि छोटी आंत में, लेकिन ऐसा नहीं है, अमाशय के अधोभाग, यहाँ से हमें बताना है कि अमाशय के अधोभाग से लेकर पक्वाशय के पूर्व, यानी कि बड़ी आंत के पूर्व छोटी आंत में, ग्रहणी का यानी क्षुद्रांत का जो अंतिम भाग है जिसे हम कहते हैं इलियम, है ना, यहाँ पे संपन्न होता है। अब बाकी आचार्यों ने ग्रहणी में ही सारकीट विभाजन के साथ सार के अवशोषण का उल्लेख किया है ना। तो छोटी आंत में जो कुछ संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से ये जो ब्लैक लाइन है इसे पढ़िए कोई भी साथी। आधुनिक रचना शरीर विज्ञानों ने क्षुद्रांत के 3 भाग बताए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। आहार का शोषण आंत्र में उपस्थित बिलाई द्वारा संपन्न होता है। ड्यूडेनियम में उपस्थित बिली पत्ती लिप शेफ्ट के आकार के, ज्यूजनम के बिली गोलाकार राउंड एंड तथा इलियम के बिली गुमतदार के आकार कर्व शेफ्ट के होते हैं। इसकी संख्या 20 से 40 प्रति वर्ग मिलीमीटर होती है। जिजुनम में इसकी संख्या कम तथा इलियम में सबसे अधिक होती है। बिली छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म उभारों को कहते हैं। इन्हें बिलाई भी कहा जाता है। बिली उंगली नुमा आकार के होते हैं। ठीक है जी। इसके हाँ, ये कैसी होती है, इसकी तुलना जो है देखिए, तो अपना आहार अमाशय से आगे बढ़ा, पहले मधुर अवस्था पाक हुआ, अब अम्ल अवस्था पाक अमाधो अमाशय से शुरू होता है और ड्यूडेनम में आता है, फिर जेजुनम में आता है और आपके इलियम में आता है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है कि बिलाई पाया जाता है, बिली हम कहेंगे, बिली पाया जाता है जो कंघी की तरह होता है। आपने कंघी देखा इस प्रकार के, कंघी है ना, जब हम बाल करते हैं कंघी, तो इसी प्रकार से जो छोटी आंत में इस प्रकार से बिलाई पाए जाते हैं। और ये इस बिलाई में जब देखेंगे आप अच्छे तरीके से देखेंगे, देखिए तो ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है जी, है ना। देखिए यहाँ पे ब्लड कैपिलरी जो ग्रीन ग्रीन है ना, यहाँ पे रेड नहीं आएगा, ब्लड कैपिलरीज ये ग्रीन ग्रीन है क्योंकि ये आहार रस है ना, इस कारण से ये क्या है जी, पोषक रस है, इस कारण से ये ग्रीन ग्रीन यहाँ पे दर्शाया गया है। तो देखिए ये जो आपका बिलाई है, तो ये थोड़ा जूम करके दिखाया है मैंने कि ये जो बिलाई है उंगली नुमा है, देखिए इस प्रकार है कि नहीं, देखिए उंगली नुमा, आपकी उंगली के जैसा, उंगली जितनी मोटी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उंगली नुमा है और इसमें ब्लड कैपिलरीज यहाँ तक पहुँचा रहता है। देखिए ब्लड कैपिलरीज है ना, यानी कि केशिकाएँ, कोशिका नहीं, केशिकाएँ जो सबसे नसों की, यानी कि आपके वेंस की सबसे छोटी क्या होती है जी, तो ब्लड कैपिलरीज ही होती है, केशिकाएँ ही होती है, ये सबसे सूक्ष्म होता है। इसके बाद ये जो है केशिकाएँ जो है आपके क्या है कि किससे जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा आपके सिराएँ से, है ना, सिरा, छोटी सिरा से जुड़ जाएगा, छोटी सिरा से जुड़ जाएगा और सभी सिराएँ जो है बड़ी सिरा से जुड़ेगा, सभी बड़ी सिरा महासिरा से जुड़ जाएगा, है ना। अब महासिरा हृदय से जुड़ा रहता है, हृदय में पहुंच गया आपके रस, आपके खाए गए पोषक तत्व हृदय में पहुंच गया, इसके बाद हृदय पंप किया, पूरे शरीर में घुमा दिया, तो पूरे शरीर में पहुंच गया। हम खाते कहाँ, हमारा जो आहार यहाँ पे है, हृदय का काम क्या है, पूरे शरीर में पहुँचाने का काम है, सिर में भी, पैर में भी, बॉडी ऑर्गन्स में पहुँचाने का वो रस जो है, यानी कि जो पोषक तत्व है, यानी कि ईंधन एक प्रकार से समझ ले शरीर का चलाने का। जैसे हम
बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम अपने हाथों को इस प्रकार से जो है ना मूवमेंट करवा पा रहे हैं, ये सब कमाल है आपके भोजन का। भोजन में से ही क्या है कि ये सब ऊर्जा उत्पन्न होता है। नहीं तो भोजन में से ऊर्जा नहीं बनती तो अपने ग्लूकोज नहीं मिलता, यानी कि पोषक तत्व नहीं मिलता, अपने हाथ उठता ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि कारण है तो ब्लड कैपिलरीज। तो हम पढ़ रहे हैं बिली। बिली क्या है जी? तो आपके आंतों में, तो सबसे पहले तो आपको छोटी आंत की संरचना क्लियर है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि ये जो छोटी आंत है 3 भागों में बांट दिया है। ड्यूडेनम जो सी टाइप संरचना होता है, इसके बाद जेजुनम यानी कि मध्य आंत्र, छोटी आंत का मध्यम पार्ट, और इलियम सबसे अंतिम भाग, छोटी आंत का अंतिम भाग। तो आहार का शोषण आंत्र में उपस्थित बीली द्वारा होता है, ठीक है। और यह जो बीली है ड्यूडेनम में कुछ अलग प्रकार के होता है। ड्यूडेनम में जो उपस्थित है वह लिप शेप का है, पत्ते का आकार का है, पत्ती। और जो जेजुनम में है वो राउंड शेप है। और जो इलियम में है, और सबसे ज़्यादा इलियम में है। ड्यूडेनम में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ड्यूडेनम में तो वहाँ पे पाचन क्रिया होती है, तो इसलिए क्या है वहाँ पे है लिप शेप का है, पत्ते के आकार का है, जैसे अमरूद के आम के पत्ते होते हैं ज़्यादातर, तो इस पत्ते के आकार के हैं। जेजुनम में बिलई कम है और ड्यूडेनम में बिल्कुल कम है, और सबसे ज़्यादा इलियम में है। और इलियम में कैसे है जी? उंगली नुमा, इसको यहाँ पे लिखा है मुगदर के आकार के हैं, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो जेजुनम में, ड्यूडेनम में इसकी संख्या कम होती है, इलियम में सबसे ज़्यादा होती है। और इलियम क्या है? तो ब्लड कैपिलरीज ही है एक प्रकार से, जो क्या है कंघी नुमा है ना। बेली अंगुली नुमा, कंघी नुमा एक संरचना पाई जाती है आपके आंतों में। तो इस प्रकार जेजुनम का मुख्य कार्य पाचक स्रावों को स्रावित करना, जबकि इलियम का मुख्य कार्य है भोजन के सार भाग को अवशोषण करना। 90% हिस्सा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, अवशोषण हो गया, बाकी जो बच गया वो आगे जाएगा आपके बड़ी आंत में, जिसे हम कहेंगे पक्वाशय, ठीक है। तो इस प्रकार से अम्ल अवस्था पाक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कटु अवस्था पाक, ठीक है। कटु अवस्था पाक, तो कटु अवस्था पाक क्या है इसके बारे में 2-4 लाइन पढ़ दीजिए, फिर हम समझाएंगे। एक मिनट, हाँ ये पढ़ दीजिए। पाचन की अवस्था में इसे तृतीय अवस्था पाक के रूप में जाना जाता है। पित्तधरा कला या गृहिणी में अन्न का पाचन, सारकीट विभाजन एवं सार भाग के उपशोषण के उपरांत कीट रूप में परिवर्तित रहा आहार का अंश पक्वाशय या स्थूल आंत्र में पहुंचता है। यहाँ अग्नि की क्रिया से उसका शोषण अर्थात इसके स्नेह एवं क्लेद का पाचन एवं ग्रहण होता है। आधुनिक क्रिया शरीर के मतानुसार द्रव्य का पक्वाशय में शोषण होता है। इसके परिणाम स्वरूप मल का कीट भाग कटु रस एवं पिंड रूप को प्राप्त हो जाता है। यह निस्सार हुआ आहार अपनी रुक्षता एवं कटु रसता के कारण वात की वृद्धि करता है। इसी से इसे कटु पक्वावस्था कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कटु अवस्था पाक, तो स्थूल पचन का 3rd स्टेज में आ गए हम लोग। मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। तो कटु अवस्था पाक में वात की वृद्धि होती है, वृद्धि करता है, वात की वृद्धि करता है, वात का प्रकोप नहीं। वात का प्रकोप तभी होगा जब उस औषधि का, उस भोजन का निष्ठा पाक होगा, तभी वृद्धि प्रकोप करेगा। तो पाचन की यानी कि स्थूल पचन की है ना क्रिया में, तो पाचन की अवस्था में इसे तृतीय अवस्था पाक यानी कटु अवस्था पाक, ये 3rd स्टेज है, ठीक है। तो गृहिणी में अन्न का पाचन, सारकीट विभाजन आपके हो जाता है बिलई द्वारा, मतलब आपके इलियम में हो जाता है, बाकी शेष जो बच जाता है वो आपके बड़ी आंत में स्थूल आंत्र में पहुंचता है।
और यहाँ अग्नि की क्रिया से उसका शोषण अर्थात इसके स्नेह एवं कलेद का पाचन का ग्रहण होता है। यहाँ पे बड़ी आत्मा में मुख्य रूप से क्या होता है, तो स्नेह का कलेद का पाचन होता है। यहाँ पे जो शोषण होता है बड़ी आत्मा में मुख्य रूप से यही होता है। जो कलेद है, जो एक्स्ट्रा चीजें बच गई है छोटी आंत से, तो क्या बच गई है, तो पानी और स्नेह, यानी कि स्नेह यानी चिकनाई हो गया, चिकनाई बिल्कुल। अपने बस्ती का नाम तो सुना ही होगा, मात्रा बस्ती सुना होगा, मात्रा बस्ती तो विशेष रूप से सुना होगा, है ना। अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती बात के चैप्टर में मैंने बताया है ना। अनुवासन बस्ती के बारे में, मात्रा बस्ती, ये क्या होता है, तेल होता है और कैथेटर के द्वारा गुदा मार्ग में प्रवेश करा दिया जाता है। तो ये तेल जाता कहाँ है, तो ये आपका जो है बड़ी आंत तक पहुंचता है, छोटी आंत में नहीं। क्योंकि बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पे कटु अवस्थापक होता है और यहीं पे क्षमता है स्नेह के पाचन करने का। इसलिए जो व्यक्ति को स्नेह, घी, तेल नहीं पचता है तो गुदा मार्ग से भी ले सकते हैं। सीधा मतलब गुदा मार्ग में लेने से आपके बड़ी आंत में पहुंचेगी, वहां पे सीधा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा बताया गया आयुर्वेद में। तो इसलिए बस्ती क्रिया भी जो नाम है ना, कौन सी बस्ती, तो अनुवासन बस्ती जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती हमने बताया था पहले बात अध्याय में। तो क्या है कि वहां पे कटु अवस्था पाक होता है ना, और बात की वृद्धि करता है। जब क्या है कि यदि विपाक भी, यदि निष्ठा पाक भी अगर कटु हो जाता है तो बात की प्रकोप हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो अब हम जो है एक शब्द और सुने हैं, मल अग्नि, है ना। मल अग्नि यानी कि उष्मा है, तभी जो है यहाँ पे कुछ कार्य होता है। तो भागवत ऋषि ने जो मल अग्नि की क्रिया कहा है ना, भागवत ने मल अग्नि भी कहा है ना। जो सार्किट विभाजन है ये मल अग्नि का ही, मतलब जो बड़ी आंत में जो सार्किट विभाजन है ये मल अग्नि, यहाँ पर भी कुछ अग्नियां हैं तभी जो है विभाजन हो रहा है, ऐसा भागवत ऋषि ने माना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार उपयुक्त तीनों अवस्था पाक के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कफ, पहले कफ फिर पित्त एवं वायु, शरीर में कार्य करने वाले 5 प्रकार के कफ, 5 प्रकार के पित्त, 5 प्रकार के वायु को बल और पोषण प्रदान करते हैं। तो जो हम आहार औषध सेवन करते हैं उसी से हमें बल मिलता है, ये तो बात है ही। और बाकी आधुनिक क्रिया शरीर के दृष्टिकोण से कटु अवस्था पाक पर विचार करें तो पता चलेगा कि अमाशय के पश्चात कहाँ जाता है भोजन, ग्रहणी में। तो ग्रहणी से होता हुआ पक्वाशय में जाता है। तो वहाँ तक आते आते हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ड्यूडेनम में, जो ग्रहणी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अब धीरे धीरे कहाँ आ गया, ड्यूडेनम से जेजुनम, इलियम, तो रास्ता आगे चला गया तो पेट्रोल तो खत्म होगा, है ना, ईंधन तो खत्म होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जो है पूर्णतः समाप्त हो जाती है और यहाँ अम्लता ना होने के कारण जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है, इसलिए बड़ी आंत में जीवाणुओं के प्रकोप की समस्या बनी रहती है। कृमि जो होते हैं ना, ये यहाँ पे ड्यूडेनम में नहीं हो सकते हैं। कृमि कहाँ होते हैं जी, तो बड़ी आंत में होता है। तो जो एंडोस्कोपी करवाते हैं, और विशेष रूप से एक कौन से कृमि पाए जाते हैं, बहुत सारे कृमि होते हैं, 18 प्रकार के कृमि बताए गए हैं, है ना। तो एक एच पाइलोरी कृमि, हाँ एच पाइलोरी कृमि होती है, एक प्रकार कृमि है। तो खासकर ग्रहणी आदि रोग में भी इस प्रकार से समस्या बन जाता है। कई बार ग्रहणी रोग का कारण जो है एक तो ग्रहणी खुद होता है और कई बार कृमि का भी इतिहास होता है ना। तो जीवाणु जो है, अम्लता ना होने के कारण जीवाणु की वृद्धि होती है। ये जीवाणु प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, स्नेह को अपने एंजाइम्स से पचाते हैं, अपने पाचक रस से पचाते हैं, और यहाँ पे कुछ विटामिन भी निर्माण होता है। यहाँ पे जैसे में विटामिन के, फोलिक एसिड, है ना, ऐसा कुछ नाम आया है, विटामिन बी कम्प्लेक्स, लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन B12, ये सभी जो है यहाँ पे क्या है कि मतलब क्या है कि विटामिन बनते हैं, निर्माण हो जाए।
सिंथेसिस होते हैं, बट दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड, मतलब ये सिंथेसिस होते हैं पर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया। तो उपर्युक्त जितने भी विटामिन है, विटामिन बी एंड फॉलिक एसिड आदि क्या है ये सभी, तो तेज महाभूत प्रधान है ना। तो कहाँ बन रहे हैं, आपके आंतों में, छोटी आंतों में बन रहे है ना। पर पक्वाशय में जो है क्या है कि पक्वाशय में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस प्रकार जीवाणुओं की इस क्रिया को देखते हुए कहा जा सकता है कि पक्वाशय में भी पाक होता है। पक्वाशय में पाक तो होता ही है, निश्चित है ना। तो वैसे आयुर्वेद के आचार्य ने तो इसका नाम ही रख दे पक्वाशय, यहाँ पर भी पाक कर्म होता है ना। तो क्या है कि जो हम मल देखते हैं उसमें से एक विशेष गंध भी आता है, तो ये कटु अवस्था पाक का ही कारण होता है। कटु अवस्था पाक के दौरान क्या होता है, गैस बनती है, वायु बनती है, और यह वायु कई बार देखते हैं जिसको बहुत ज़्यादा डकार आ रही है, हिचकी आ रही है, यानी कि वायु कहाँ बन रही है, आपके बड़ी आंत में। लेकिन इसका गति किधर होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए, यानी कि एनस के थ्रू निकलना चाहिए। लेकिन कई बार जो है जब गैस प्रतिलोम होता है तो ये रास्ता भटक जाता है, ऊपर की ओर उठता है। ये जो है आपके बड़ी आंत से किधर प्रवेश कर जाता है, तो आपके इलियम, जेजुनम, ड्यूडोनम और स्टमक में आ जाता है, और आगे ऊपर देखिए कितना मतलब क्या विपरीत होता है वायु। इसको मूढ़ बात कहेंगे कि बिल्कुल मतलब क्या है कि ज्ञान नहीं कि किधर से हमें प्रवेश करना है। हालांकि वायु की गलती नहीं है, तो आपके आहार विहार पे निर्भर है ना, कि आप कैसे आहार विहार किए हैं। तो फिर भी मल में एक विशेष प्रकार की दुर्गंध पाई जाती है, इंडोल जिसे कहते हैं, इंडोल गैस है ना, नामक गैस मानी जाती है। इसमें जो गंध होते हैं ना, दुर्गंध, मल में, स्टूल में जो गंध होते हैं, इंडोल और अस्केटोल नामक गैस, मतलब गैस के कारण उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से अभी हम अब तक का जो है सबसे बड़ा टॉपिक जो है अब हम समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आपको मैंने बताया, पहले सबसे पहले तो 2-4 लाइन पढ़िए, फिर समझ में आएगा क्या कहा जा सकता है। जैसे मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक के बाद हम समझ में आया कि मधुर अवस्था पाक कफ, अम्ल अवस्था पाक पित्त, और कटु अवस्था पाक वात उत्पन्न होता है या बढ़ाता है, पर प्रकोप क्यों नहीं होता है, यहाँ पे पढ़िए। अतएव यह कहा जा सकता है, आहार ग्रहण के तत्काल बाद मधुर अवस्था पाक के कारण आहार के मधुर वश कफ की वृद्धि होती है। द्वितीय अवस्था पाक के पश्चात अन्न जब विदग्ध पक्व होकर अम्लीभूत हो जाता है, तब अन्न पान की अम्लता वश पित्त की वृद्धि होती है। भोजन के जीर्ण हो जाने के बाद उसका सार भाग शोषित होने के अनंतर तृतीय अवस्था पाक में आहार के शेष अंश की रुक्षता तथा कटुता के कारण वात की वृद्धि होती है। उपर्युक्त दोष वृद्धि रोग का कारण तो नहीं है, ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसका समाधान करते हुए आचार्य चक्रपाणी ने कहा है कि उक्त पाक की अवस्थाओं में दोषों का प्रकोप उतना नहीं होता कि वह इंद्रिय, मन एवं आत्मा में अप्रसन्नता उत्पन्न करे। इस अल्प मात्र दोष वैषम्य को इसी कारण साम्य ही माना गया है। प्रकोप यदि अधिक होकर आत्म आदि को दुख पहुंचाता, तब उसे प्रकोप कहते हैं। देखिए, इससे तो समझ में आ गया होगा कि मधुर अवस्था पाक होता है, अम्ल अवस्था पाक होता है, कटु अवस्था पाक होता है। उपर्युक्त दोष वृद्धि रोग का कारण तो नहीं, ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मधुर अवस्था पाक हुआ, कफ वृद्धि किया, तो क्या वो कफ, वो जो कफ बना है, कहीं ये रोग वृद्धि का कारण तो नहीं। इसका समाधान बताते हुए, उत्तर देते हुए आचार्य चक्रपाणी ने कहा है कि उक्त पाक की अवस्थाओं में दोष का प्रकोप उतना नहीं होता, वृद्धि करता है, प्रकोप नहीं होता कि वह इंद्रियों को, मन को और आत्मा को अप्रसन्न करे। इस अल्प मात्र दोष वैषम्य को इसी कारण साम्य भी ही माना गया है। साम्य मतलब क्या है कि कोई विशेष नहीं है कि
उससे जो है मधुर अवस्था पाक में कफ की उत्पन्न होगा और जो है आत्मा को, इंद्रियों को जो है, ये शरीर को कष्ट पहुंचाए। प्रकोप यदि अधिक होकर आत्मा आदि को दुख पहुंचाता है तो इसे हम प्रकोप भी कह सकते हैं। बस एक लाइन और है, अवस्था पाक में मतांतर, है ना, कि अवस्था पाक हमने जो पढ़ा, इसमें चक्रपाणी ने क्या कहा? चक्रपाणी ने अपनी टीका में अवस्था पाक के संदर्भ में ये कहा है कि अग्नि के संयोग से आहार के रस में परिवर्तन होकर इन रसों की क्रिया से क्रमशः कफ, पित्त एवं वात की वृद्धि होती है। यानी कि मधुर अवस्था पाक कफ, अम्ल अवस्था पाक पित्त एवं कटु अवस्था पाक वात की वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है कि क्योंकि अमाशय आदि कफ आदि दोषों का स्वाभाविक स्थान है ना, कफ आदि दोषों का स्वाभाविक स्थान है कि अमाशय कफ का और पक्वाशय वात का और ग्रहणी पित्त का क्या है, स्वाभाविक स्थान है। तो इसमें मधुर आदि का रस स्वभावता विद्यमान विद्यमान होना स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ पे जब आता है ना, जैसे अमाशय में कोई मधुर रस आता है तो अपने प्रभाव से आत्म सदृश बना लेते हैं, ऐसा यहाँ पे आया है। इसी प्रकार से जब कोई अम्ल चीजें ग्रहणी में जाता है तो वो तो वैसे है ही, वो भी तो है अम्ल, तो अपने जैसा बना लेता है। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे बताया गया है ना। तो क्या है कि अवस्था पाक में मतांतरण ये है कि ऐसा बताया गया है कि प्रकोप नहीं होता है। प्रकोप तब होता है जब उसका निष्ठा पाक होता है ना। पहले वृद्धि होता है, फिर निष्ठा पाक होने से प्रकोप होता है। तो निष्ठा पाक होना बहुत जरूरी है, यानी कि विपाक होना जरूरी है, तभी जो है किसी भी चीज का जो है प्रकोप होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। शायद एक टॉपिक और है, लेकिन अब हम कल पढ़ेंगे। अब कोई साथी का प्रश्न है तो रख सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, मतलब है वो डाइजेशन से रिलेटेड सर। बिल्कुल पूछिए। जैसे कि आपने क्लास में बताया था सर कि पहले कफ मतलब पहले कुछ मीठा खाना चाहिए, उसके बाद से ही खाना खाना चाहिए ना सर, मतलब कफ के से। तो ये एक अनुभव बता रही हूँ सर, पर मैं जानना चाहती हूँ कि उसमें हुआ क्या ना। तो सर क्या हुआ कि मैंने उनको बताया, उनको 2 बजे के साथ बाद क्या होता था सर, दोपहर 2 बजे के बाद, कि उनकी लार में बिल्कुल पतली हो जाती थी और कम हो जाती थी ना। तो उनको बताया कि आप खाने के पहले मीठा खाइए, तो उन्होंने गुड़ का एक टुकड़ा खाना शुरू कर दिया खाने से पहले, फिर उसके बाद खाना खाना शुरू किया उन्होंने। और बाद में वो मीठा खाते थे तो बाद में मीठा खाना बंद कर दिया। तो 2 से 3 दिन से ना सर उनके लार जो 2 बजे के बाद बिल्कुल पतला हो जाता था वो नॉर्मल रहता है। अब उनका ऐसा कहना है कि अब वो नॉर्मल रहता है, नहीं होता पतला। तो ये क्या हुआ समझ में नहीं आया मुझे, क्या परिवर्तन आया इससे? मतलब रोगी ठीक हुए? हाँ सर, उनका ये कहना था कि 2-2:30 बजे, दोपहर के 2-2:30 बजे के बाद बिल्कुल मुंह धुला धुला सा लगता था। अच्छा, और लार बिल्कुल पतला हो जाता था। पतला होना तो मतलब लार ज्यादा बनता था, कुछ ऐसा? नहीं सर, कम बनता था ना सर, ऐसा लगता था उनका ये कहना कि ऐसा लगता था कि मुंह साबुन से धो लिया है। अच्छा, बिल्कुल पतला। हाँ ठीक है। तो हाँ, क्या हुआ होगा, हाँ यही तो समझना है कि क्या हुआ है। हाँ सर, देखिए ऐसा बताया गया है कि रसों का क्रम मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय है। ठीक है, तो पहले मधुर रस लेना चाहिए, तो यही क्योंकि पहले मधुर अवस्था पाक होता है, तो इनका जो है मधुर अवस्था पाक सही से नहीं हो रहा था, गड़बड़ हो रहा था, इस कारण से पहले समस्या थी। तो जैसे ही भोजन के आरंभ में मधुर चीजें लेना शुरू किया तो मधुर अवस्था पाक इनका सही हो गया, है ना। नहीं तो इनका क्या हो रहा था कि सबसे पहले अम्ल अवस्था पाक, सबसे पहले तो मधुर अवस्था पाक होना चाहिए। तो मधुर अवस्था पाक करने के लिए विशेष रूप से मधुर चीजों का सेवन करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो मधुर अवस्था पाक सही से नहीं होगा, मधुर अवस्था पाक सही से नहीं होगा, क्योंकि आपने सीधा अम्ल ले लिया,
पहले सीधा आपने सब्जी रोटी दाल रोटी खाना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि चूंकि मधुर चीज़ें नहीं है आपके भोजन में, तो मधुर अवस्था पाक नहीं होगा, ढंग से नहीं होगा। अगर आपके भोजन में अम्ल नहीं है तो अम्ल अवस्था पाक नहीं होगा। तो अम्ल अवस्था पाक करने के लिए आपके भोजन में अम्ल होना चाहिए, इसलिए अचार होना चाहिए भोजन में, है ना। कैसी अचार? तो आंवला का अचार होनी चाहिए, आम का भी अचार होनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति तो आम का भी अचार खा सकते हैं, सभी अचार खा सकते हैं जी, है ना। केवल अचार नहीं बल्कि कुछ ऐसे द्रव्य भी है, जैसे आप आंवला का चटनी पीस लिया आपने, वो भी तो है अम्ल। मतलब अम्ल रस का कोई भी वस्तु ले सकते हैं। आंवला का पिस्टे ही ले लिया, समझते हैं आंवला के पिस्टे, आंवले को घी में भून करके रख लिया, सालों भर खा सकते हैं, है ना। पहले मीठा खाया, मधुर के बाद अम्ल, यानी कि पहले आधी रोटी गुड़ के साथ खाया, मिश्री के साथ खाया, या फिर मीठी चीज़ के साथ खाया, हलवे या फिर खीर के साथ। इसके बाद जो है आपने शुरू किया अचार के साथ में, या फिर अम्ल रस के आंवला पिष्टी के साथ में। इसके बाद क्या है कि सब्जी दाल जो भी लवण, इसको क्या कहेंगे, इसमें तो नमक ही होता है ना विशेष रूप से, तो अम्ल क्या है, लवण रस हो जाता है। इस प्रकार से मधुर अम्ल लवण, इसके बाद तिक्त, एक मिर्च खा लिया तिक्त हो जाएगा, है ना। फिर इसमें सब्जी में काली मिर्च होता है, सोट होता है, कटु हो गया, और हरड़ वगैरह होता है, ये कसाय होता है ना। लास्ट में यह शहद भी कसाय होता है। तो इस प्रकार से पूरा रस है जी भोजन में, ठीक है। तो जो दिन का भोजन है उसमें सभी रस होने चाहिए। बाकी शाम के भोजन में तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, 2-3 रस भी हो तो चलेगा, ठीक है। तो देखिए, रसों का क्रम नहीं बिगाड़ना है। अगर किसी का क्रम बिगड़ा हुआ है तो सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से रोगी ठीक हो, सुधार होगा। जैसा कि आपने बताया कि सुधार हुआ, तो क्योंकि रसों का क्रम गड़बड़ है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है, मानना है कि अच्छा भोजन खाया है, भोजन किया है, एक थोड़ा सा गुड़ खा लो, थोड़ा सा पाचन क्रिया हो जाएगा। अच्छा, पाचन क्रिया अच्छा तो नहीं होगा लेकिन खराब होगा, क्योंकि मधुर अवस्था पाक गड़बड़ होगा। अगर आपने भोजन के अंत में मधुर चीज़ें खाई तो मतलब क्या है कि देखिए क्या है कि भोजन के आरंभ में तो खाना ही खाना है जी सर, भले लास्ट में ना खाएं। मतलब ऐसा कहा भी गया है कि मतलब अगर भोजन के अंतिम में आप मीठा चीज खाते हैं कोई बात नहीं जी लेकिन आरंभ में तो खाइए ही खाइए। अगर कोई खाते हैं भोजन के अंत में, अगर कोई मीठा चीज खाते हैं तो ये शास्त्रों में लिखा गया है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मीठा खाने का जो प्रावधान, मधुर रस खाने का जो नियम पहले भी कहा गया है, इसको फॉलो नहीं करते हैं तो मधुर अवस्था पाक सही नहीं होता है। तब आपको ऐसी कोई भी समस्या पाचन से जुड़ा हो सकता है, तो इसलिए ऐसा रहता है। अब जो है और भी कोई साथी प्रश्न है? भारत भूषण जी, आपका कोई प्रश्न है? गुरु जी प्रणाम। जी राम राम। गुरु जी, अगर हम अमल अवस्था पाक की बात करते हैं और खट्टी चीजों का सेवन करते हैं तो क्या खट्टी चीजें हमारी अमल अवस्था पाक में ही पकेंगी? हाँ, क्या खट्टी चीजों का अब्जॉर्प्शन वहीं हो पाएगा? हाँ बिल्कुल नहीं, एब्जॉर्ब तो देखिए जो आहार है, जैसे आपने क्या कहा कि अम्ल अवस्था पाक, लेकिन उस सारे देखिए एक होता है रसों का और एक होता है स्थूल भोजन का। तो जैसे आपने भोजन किया ना, तो वो अमाशय ये नहीं देखता है कि मधुर है, अम्ल है, लवण है। वहाँ पे पूरा जो है स्थूल जो पचन होता है, तो वहाँ पे पूरा झाग बनता है। उस अवस्था को कहा गया है मधुर अवस्था पाक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने अम्ल खाया है वो भी मधुर हो जाएगा, ये नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जो मीठा खाया वो तो है ही। और वैसे देखा जाए तो भागवत ने ये कहा है कि भोजन में सबसे ज़्यादा मीठा ही होना चाहिए, यानी कि 50% तो नहीं, 50% तक मीठा होनी चाहिए भोजन। लेकिन देखिए आप कितना % करते हैं मीठा भोजन। आजकल तो मीठा के नाम से तो है ना पूरा दुश्मनी हो गया है कि मीठा, अरे डायबिटीज, दूर से ही मतलब प्रणाम करते मीठे चीज़ को। तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इनऑर्गेनिक, यदि आप केमिकल वाला चीनी, रिफाइंड शुगर खाएंगे तो दूर से ही प्रणाम करना चाहिए ऐसे चीज़ों को तो बिल्कुल। लेकिन जब आपके पास ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री कोई मीठा चीज़ होगा, जैसे गुड़ होगा, देसी मिश्री होगा, है ना, खांड होगा या कुछ ऐसी चीज़ होगा, तो आप इसे खा सकते हैं। बिल्कुल 50% भोजन में आपके मीठा चीज़ होना चाहिए, तभी ताकत मिलेगा।
ठीक है, तो तभी जो है सभी अंगों को पोषण भी मिलेगा। मीठा चीज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर अम्ल, लवण, इस प्रकार से सबसे कम जो है कटु होना चाहिए, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, तो क्या है कि आपका प्रश्न है कि क्या अम्ल रस का इसका पाक जो है अम्ल अवस्था पाक में ही होगा। तो देखिए, क्या मधुर चीज़ें का, मीठे चीज़ें का, है ना, उसका पाक जो है क्या मधुर अवस्था पाक में ही पच जाता है? नहीं, मधुर अवस्था पाक में कैसे पचेगा? नहीं पचेगा। अम्ल अवस्था पाक में ही पूरा पाचन होगा और फिर जो है आंतों द्वारा जो है अवशोषित होगा। ठीक है, अभी इस पे कुछ पढ़ा ही नहीं तो कैसे होगा? तो इसलिए क्या है कि ये नहीं मानेंगे। देखिए, हम क्या बता रहे हैं कि जो मधुर अवस्था पाक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अम्ल चीज़ें खाई हैं, जो कटु चीज़ें खाई हैं, कटु चीज़ें भी अम्ल हो जाएगी, ये बात नहीं है। वहाँ पे वातावरण ऐसा बनता है, जो झाग बनता है, जो फेन युक्त ऐसा बनता है, तो इसे कहा गया मधुर अवस्था पाक। और इसके बाद जो है साक्षात हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ता है ना, ड्यूडेनम में जो आता है, तो वहाँ पे अम्ल अवस्था पाक होता है, तभी भोजन पचता है। चाहे मीठा चीज़ हो, ऐसा नहीं समझना है कि मधुर अवस्था पाक आपके आमाशय में पच गया, नहीं। आपके मधुर अवस्था पाक हुआ है केवल, ये सभी भोजन का मधुर अवस्था पाक हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अम्ल चीज़ें या फिर कटु चीज़ें वहाँ पे अम्ल हो जाएगा, नहीं। उसका तो क्या है, वो तो वही रहेगा, है ना। लेकिन क्या है कि फिर भी कहा जाता है, ये कहा जाता है, इसको आप ऐसा समझिए कि वहाँ पे केवल क्योंकि मीठा चीज़ें वहाँ पे झाग युक्त ऐसा बनता है ना, इसे मधुर अवस्था पाक कहा गया है। और अम्ल अवस्था पाक के दौरान क्या है कि संपूर्ण भोजन का पाचन होता है, मीठी चीज़ें का भी, कटु चीज़ें का भी, अम्ल चीज़ें का भी पाचन होता है, फिर अवशोषित होता है। जी गुरुजी, और गुरुजी जो निष्ठा पाक बताया गया है, हाँ, जैवी पाक, इसका अर्थ क्या है कि जब हमारा रस ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है, उसका पकेगा, उसी को निष्ठा पाक बोला जाता है। हाँ, निष्ठा पाक के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है ना। निष्ठा पाक ऐसे नहीं समझेंगे। नेक्स्ट क्लास निष्ठा पाक के ऊपर ही है, 1 दिन 2 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि निष्ठा पाक समझना जरूरी है। क्योंकि अपनी जड़ी बूटी जो है ना, बहुत उदाहरण दे चुका हूँ, हरड़ का, आंवला का, है ना, शहद का, बहुत सारी जड़ी बूटी ऐसा है जो टेस्ट वाइज आपके कटु मिलेंगे, अम्ल मिलेंगे, लेकिन इसका विपाक मधुर है। तो विपाक आपके मन में देखिए प्रश्न आ गया, हर आपके मन में आता भी है सबसे ज़्यादा, है ना, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा प्रश्न करते हैं। तो ऐसा होता है कि इसका कहीं स्थान नहीं बताया। जैसे आपको मैंने स्थूल पचन का क्या बताया, स्थान बताया कि आमाशय है ना, आपके छोटी आंत है, बड़ी आंत, पक्वाशय है। लेकिन जो विपाक है, जो निष्ठा पाक है, इसका कोई स्थान नहीं बताया गया है। फिर भी मैं बताऊंगा कहाँ पे होता है, मतलब किसके बाद होता है, ये तो मैं बताऊंगा कम से कम। हाँ, तो सिंपल है, अवस्था पाक है, मधुर, अम्ल, कटु अवस्था पाक के बाद ही निष्ठा पाक होगा। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में टॉपिक है अपना, समय बहुत अधिक हो चुका है। ठीक है, जी गुरुजी, एक छोटा सा क्वेश्चन गुरुजी और बता दीजिए। जो मोटे ताजे व्यक्ति होंगे, उसमें तो पहले स्नेह गुण ज्यादा बड़ा होगा, तो उसको मीठा देना ठीक रहेगा? भोजन के आरंभ में तो मीठा देना जरूरी है, बिल्कुल। भले वो मोटा ताजा काफी मोटा व्यक्ति हो, हाँ, लेकिन अल्प मात्रा में देंगे, और उसे जो है सबसे ज्यादा जो है वो मात्रा कम करेंगे। देना तो है, क्योंकि मधुर अवस्था पाक मुझे सही करना है, देना तो है, लेकिन उसे जो है कम मात्रा में देंगे। अब हमें जो अम्ल, उसे जो है तिक्त कटु कसाय रस ज़्यादा देंगे, है ना, उसे तिक्त कटु कसाय रस ज़्यादा देंगे। जैसे सोंठ, काले मिर्च, है ना, पीपली, ऐसी चीज़ें ज़्यादा देंगे। ठीक है, और हरड़, ऐसी चीज़ें जो कसाय है। देना तो षड रस है, चाहे डायबिटीज पेशेंट ही क्यों ना हो, देना तो षड रस है। ठीक है, मधुर तो देना ही देना है। ठीक है जी, जी धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। खा सकते ना जो मीठी हो, जैसे कि गाजर वगैरह हुआ, तो ये भी तो मीठा ही कहलाएगा। हाँ, मीठा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने क्या है कि भोजन आरंभ करना है, तो भोजन आरंभ करना है, लेकिन आपके पास केला रखा हुआ है, तो क्या केला खा सकते हैं भोजन के पहले? तो बिल्कुल, कोई भी मीठा चीज़ खा सकते हैं भोजन के आरंभ में। मुनक्का खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, कुछ भी ऐसा मीठा चीज़ है जरूर खाएं। गुड़ नहीं जो खाना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा किशमिश ही रखें, 5-10 किशमिश ही रखें। मधुर अवस्था पाक करना है तो रखना पड़ेगा।
मैं कई बार करता हूँ, जब हमारे पास गुड़ नहीं रहता है या कई बार खाने की इच्छा नहीं करते, क्या करें, किशमिश खाते हैं, आज मुनक्का खाते हैं, केला खाते हैं। बिल्कुल, तो मैं केला खाता हूँ। अब बताता भी हूँ रोगी को, खास करके बात पित्त रोगी को, कि मधुर अवस्था पाक सही करने के लिए एक केला, अपना ज़्यादा नहीं खाना, 1 केला 2 केला तक जो है भोजन के आरंभ में तुरंत पहले, भागवत ऋषि ने कहा है कि केला खाओ भोजन के आरंभ में। मीठे चीज कुछ भी ऐसे खा सकते हैं, मधुर अवस्था पाक इससे सही होता है और अपने रोग होते हैं जी। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी। मधुर अम्ल कटु तो पच गया है ऊपर वाले पार्ट में, तिक्त कटु कसाय कौन सी जगह पचेगा ये? मधुर अम्ल और कटु, ये तो इलियम ड्यूडेनम और जेजू में पच जाता है। ठीक है। तीनों में, छोटे हाथों में। हाँ, बाकी रसों का क्या होता है? बाकी रस कहाँ पचेंगे, कौन सी जगह बाकी रस जो है, मैं विपाक के बारे में कल बताने वाला हूँ, इसमें पूरा क्लियर है। जो आपका प्रश्न है बिल्कुल सही है कि ये तिक्त रस का और तिक्त रस का, कसाय रस का क्या होता है, या फिर लवण रस का क्या होता है, इसके बारे में कल के टॉपिक है। इसको हम निष्ठा पाक टॉपिक रखे हैं, तो निष्ठा पाक के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा जी। आपका जो प्रश्न है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा है अवस्था पाक पढ़ा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्थूल पचन का 3 स्टेज, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक। अब हम कल निष्ठा पाक के बारे में पढ़ेंगे, तो आपका जो 3 रस जो बच गया इसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम कर देते हैं। ओम ध्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति सधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।